दोस्तों, आप सबकी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान तो होगा जिसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है। वो ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि उसके जो पैसे हैं बिल्कुल राइट तरीके से इस्तेमाल होते हैं। उसके पास रिटायरमेंट का भी प्लान होता है, इमरजेंसीज के लिए भी उसके पास पैसे होते हैं और कुछ भी बड़े छोटे काम जो उसकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, शादी करना, घर खरीदना, इन सब के लिए भी वो पैसे जुगाड़ लेता है और उसको किसी से भी हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं आपने अपनी फैमिली में ही कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो शायद इस इंसान से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके से अपने फाइनेंसेस को प्लान नहीं कर पाते। उनको कई बार पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कई बार वो बैड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो मुझसे भी कई लोगों ने सवाल पूछा है कि सर, एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर जो है, जो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करता है, उसका पोर्टफोलियो, उसकी सेविंग्स, उसके इन्वेस्टमेंट कैसे दिखते हैं, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक आइडियल फाइनेंशियल मैनेजर किस तरीके से अपने पैसों को एलोकेट करेगा, किस तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेगा। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक इस वीडियो के साथ जरूर बने रहें, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई भी इंसान हो दोस्तों, बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है। जब आप किसी कार में बैठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, सेफली चलाते हैं, तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने से भी पहले। तो एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर जो अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करना चाहेगा, सबसे पहले वो बुरे वक्त के लिए, वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पैसा बचा के रखेगा। हमारी भाषा में, हमारी लाइफ में इन वर्स्ट केस सिनेरियोज को इमरजेंसीज हम कहते हैं। और मैंने पिछली वीडियोस में ये बात करी है, 3 तरीके की इमरजेंसीज हमारी लाइफ में आ सकती हैं। पहली इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी, जब हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं और हमारे इलाज में बहुत खर्चा आता है। दूसरी इमरजेंसी डेथ, अगर फैमिली का कोई अर्निंग मेंबर, उसकी डेथ हो जाए, उस केस में जो फैमिली पे विपदा आती है, जो उनके खर्चे उठाने होते हैं उनको खुद से बिना एक सोर्स ऑफ इनकम के, वो होती है डेथ इमरजेंसी। और तीसरी जो इमरजेंसी है वो है जॉब लॉस की इमरजेंसी, जो सरकारी सेक्टर में शायद इतनी नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेटली ये होता है कि कई बार रिसेशन आता है और या फिर कई बार किसी और कारण से भी जॉब चली जाती है। तो इन 3 सिचुएशन के लिए सबसे पहले एक बेटर फाइनेंशियल मैनेजर अपने आप को तैयार रखता है। सबसे पहले वो इमरजेंसीज के लिए अपने आप को तैयार रखता है। और कैसे तैयार रखता है? देखिए, इमरजेंसी में पहली जो इमरजेंसी है, उसको वो मिटिगेट करने के लिए, उसको वो कंट्रोल करने के लिए इंश्योरेंस लेता है। जी हाँ, मेडिकल और डेथ के लिए वो इंश्योरेंस लेता है। वो फंड जमा नहीं करता, वो इंश्योरेंस लेता है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। इंश्योरेंस वो क्यों लेता है? क्योंकि इंश्योरेंस एक छोटे से प्रीमियम में उसके दिमाग को फ्री कर देता है और उसको अब डेथ और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एक लमसम अमाउंट जमा करने की ज़रूरत नहीं रहती है और इस लमसम अमाउंट को वो बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इनकम तो हर किसी की लिमिटेड है, ठीक है। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। कितने अमाउंट का एक इंसान मेडिकल इंश्योरेंस लेता है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है आपके घर में कितने डिपेंडेंट हैं, आप किस शहर में रहते हैं, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं तो आपको करीबन 4 से 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि छोटे शहरों में हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा रिलेटिवली कम होता है। हालांकि अगर आपको फुल्ली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो कम से कम आपको 15 लाख रुपए के इंश्योरेंस का जुगाड़ करके रखना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट सर्जरीज हैं, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, इसमें मोर और लेस 15 से 20 लाख रुपए तो खर्च होता है। तो 5 लाख, 4 से 5 लाख छोटे शहरों में, और बड़े शहरों में और बड़ी बीमारियों के लिए 15 से 20 लाख। आइडियल केस में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्रीमियम, तो 15 से 20 लाख का इंश्योरेंस ले, अगर आप अपने आप को फुल्ली मेडिकली निश्चिंत करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये 15 से 20 लाख का एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस ना ले, फैमिली फ्लोटर प्लान लें। यानी कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी बीमार पड़ता है, किसी को भी इस पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका इस्तेमाल कर सकें।
और डिटेल्स बाद में किसी डेडिकेटेड टॉपिक में बताऊंगा मेडिकल इंश्योरेंस के, लेकिन आज के लिए बस इतनी सी बात है कि सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसीज जो इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, इंश्योरेंस ले और घबराइए नहीं। इंश्योरेंस वाले पे करते हैं। ये पुराना ज़माना नहीं रहा जहाँ पर इंश्योरेंस सिर्फ नाम के लिए होता था, खाना पूर्ति के लिए होता था। यहाँ पर इंश्योरेंस पे किया जाता है अगर आपका जो क्लेम है वो जेन्युइन है तो। दूसरा जो इंश्योरेंस लोग लेते हैं दोस्तों, और ये जो टॉपिक है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, लाइफ इंश्योरेंस। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे जो दादा हैं, हमारे जो पिताजी लोग हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर गलत तरीके का इंश्योरेंस ख़रीदा है। सब लोगों ने मनी बैक एंडाउमेंट इंश्योरेंस ख़रीदा है अपनी लाइफ में, जहाँ पर कि वो 10 साल तक अच्छा खासा एक एनुअल या मंथली पेमेंट या किश्त दिया करते थे, और फिर 20 साल बाद उसको मैच्योर हो गए वो पैसा कुछ बढ़ के मिलता था, और वो पैसा होता था 5 से 10 लाख रुपए। ठीक है, ये गलत क्यों है दोस्तों? देखिए, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में जो की अर्निंग मेंबर है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो फैमिली का गुजर बसर उस इंसान की इनकम के बिना भी चल जाए। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो 6 लाख रुपए साल का कमाता है। ठीक है, 6 लाख रुपए में से फैमिली का खर्चा भी 4-4.5 लाख रुपए है और 1.5 लाख रुपए वो बचत करता है। 4.5 लाख रुपए साल का फैमिली का खर्चा है। ठीक है, और ये इंसान क्या करता है कि एंडाउमेंट प्लान ले लेता है 10 लाख रुपए का। ठीक है, वो 10 लाख रुपए का एंडाउमेंट प्लान लेता है और ऐसी किस्मत रहती है कि उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो उस इंसान की फैमिली को 10 लाख रुपए मिलते हैं और वो 10 लाख रुपए 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाते हैं। उसके आगे क्या आपने सोचा है? तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस जो आप लें वो इतने अमाउंट का लें कि अगर उस अमाउंट को आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दें आज के दिन में, या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दें जिसमें आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए रिस्क फ्री, तो उस रिटर्न से आपकी फैमिली का करेंट खर्चा निकल जाए। जो आज 4.5 लाख रुपए आपकी फैमिली का खर्चा है वो निकल जाए। और उसके लिए क्या थंब रूल होता है? उसके लिए थंब रूल होता है कि आपकी जो सम इंश्योर्ड है, जो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो आपकी सालाना जो सैलरी है उसका 10 गुना होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख रुपए है तो आपका इंश्योर्ड अमाउंट 60 लाख रुपए होना चाहिए। अब अगर 60 लाख का आप एंडाउमेंट लेने जाएंगे जहाँ पर आपको कैशबैक चाहिए, तो आपको शायद किश्त भी उसके लिए 3-4 लाख रुपए की देनी पड़ेगी। ऐसा ना करें, टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस होता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप 25-30 साल के हैं तो 60 लाख का इंश्योरेंस आपको 10,000 रुपये से कम सालाना की किश्त में मिल जाएगा। बस होगा ये कि अगर आपका डेथ नहीं होती है, जो कि अच्छी बात है, किसी को भी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम करने की, तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। बट वो 10,000 रुपये एक 60 लाख रुपए की फैमिली इनकम सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिए। बाद में वीडियो और बनाएंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं कि सर सैलरी का 10 गुना टर्म इंश्योरेंस प्लान ले ले, ताकि अगर जो भी अर्निंग मेंबर है उसकी अगर डेथ हो जाए तो वो जो पैसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल इस केस में 60 लाख रुपए जो मिलेगा, उसको फैमिली किसी एफडी में या किसी डेट म्यूचुअल फंड में या किसी भी बॉन्ड में डाल सकती है, जहाँ पर 7 से 8% इंटरेस्ट उनको साल का मिल जाएगा। और 60 लाख का 7 से 8% 4 लाख 20,000 30,000 के आसपास रहेगा। तो उससे उनका जो करेंट खर्चा है, जो आज के दिन में 4-4.5 लाख का खर्चा है, वो निकल जाएगा। तीसरी चीज़ जो सर एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर प्लान करता है वो है जॉब लॉस या इमरजेंसी फंड, जहाँ पर अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता उसकी जॉब चली जाए तो उस केस में उसके पास सस्टेन करने के लिए पैसा हो। ये पैसा कितना होना चाहिए? मोर और लेस मैं थंब रूल इस्तेमाल करता हूँ कि आपके जो 6 महीने के खर्चे हैं उतना पैसा आपके इस इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और महीने का खर्चा है 30,000 रुपये, तो आपके पास 30,000 इंटू 6 1,80,000 रुपये आपके इस इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। अब इस फंड के पैसे को क्या करता है एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर? इस फंड के पैसे को सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में 3.25% 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है।
वहाँ पर रखेगा तो इस पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहेगी। तो फिर क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट में डालता है। मैं बोलूँगा फिक्स डिपॉजिट में भी ना डाले तो बेहतर है, क्योंकि ये पैसा इमरजेंसी में चाहिए। और फिक्स डिपॉजिट को अगर आप तोड़ देंगे वक्त से पहले, अगर आप एक एफडी को तोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान झेलना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट कम मिलता है जो कमिटेड होता है। तो मैं आपको बोलूँगा 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर आप एफडी बना रहे हैं तो छोटी छोटी एफडी बनाएं, ताकि आपको पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ ना तोड़ना पड़े। अगर तोड़े तो छोटा अमाउंट तोड़ें और उसी का इंटरेस्ट लॉस हो। दूसरा, कई सारे बैंक आजकल एक फ्लेक्सी एफडी का सिस्टम देने लगे हैं, जहां पर आप सरप्लस जो भी आपका सेविंग्स में पैसा है उसको एफडी में डाल सकते हैं। जितने टाइम तक वो एफडी में रहेगा उसको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, और जब आपको ज़रूरत हो उस पैसे को निकाल के वापस आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ला सकते हैं, और उसमें कुछ भी पेनल्टी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से सबसे पहले एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर अपनी इमरजेंसीज को कवर करता है इंश्योरेंस और एक फंड बना करके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ वो क्या करता है। दूसरी चीज़ वो करता है वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म पे। और वेल्थ क्रिएशन के 2 रीज़न होते हैं दोस्तों। एक रीज़न होता है रिटायरमेंट का। देखिए, किसी न किसी दिन आपकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि या तो आपकी उम्र हो जाएगी काम ना कर पाने की, या आपको मन नहीं करेगा, या हो सकता है आप अनएम्प्लॉयबल हो जाए मार्केट में। किसी भी सिचुएशन में आपके पास उस टाइम पे इतना पैसा होना चाहिए कि जो सैलरी आपकी बंद हो जाए वो उस पैसे से कवर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने रिटायरमेंट के लिए एक फंड क्रिएट करना है। दूसरी रीज़न जिस वजह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये है कि आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं छोटे मोटे। हो सकता है आपको आज से 5 साल बाद एक गाड़ी लेनी हो, 7 साल बाद एक घर खरीदना हो, 10 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के पैसे देने हो, 15 साल बाद उनकी शादी करानी हो। तो इन सब चीज़ों के लिए भी एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है। कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, वो गोल सेट करता है। एक गोल होता है रिटायरमेंट का गोल। इस गोल पे वो कम से कम अपनी जो उसकी मंथली इन हैंड इनकम है उसका 10% अमाउंट डालता है इस रिटायरमेंट वाले पे। ठीक है, ये उसका वेल्थ क्रिएशन है, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। उसके अलावा जो भी उसके गोल्स हैं, बच्चों की शादी है, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, इन सब के लिए भी एक फ़ंड क्रिएट करता है। ठीक है, और फंड क्रिएट करके उसमें पैसे डालते रहता है, और पैसे डालने के बाद जब उसमें इतने पैसे हो जाते हैं कि वो गोल अचीव हो सकता है, तो जा करके उस गोल को खरीद लेता है। अब इन्वेस्टमेंट करने के भी दोस्तों 4-5 बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं दोस्तों, एफडी में पैसा कम होता है। मैं हर बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, एफडी में पैसा कम होता है, बढ़ता नहीं है। इन्फ्लेशन वहाँ पर बैंड बजाता है। ठीक है, तो अब आज के दिन में जो पॉपुलर पैसा इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस हैं हमारे देश में, नंबर 1 है गोल्ड। ठीक है, हम लोग गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट है। अब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, लेकिन बहुत साइक्लिक होते हैं, कभी बढ़ेंगे कभी नहीं बढ़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, हम जो गोल्ड है ना वो कभी भी रॉ गोल्ड नहीं लेते हैं, हम लोग ज्वेलरी लेते हैं, और ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस होते हैं। यानी कि आप अगर 10,000 रुपये का गोल्ड का कुछ सामान ले रहे हैं तो एक्चुअली उसमें 1,000 से 2,500 रुपये तक मेकिंग चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आपका इन्वेस्टमेंट वहीं डाउन हो गया। तो गोल्ड में हमेशा या तो गोल्ड के जो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बॉन्ड हैं, उनमें इन्वेस्ट करें, या फिर गोल्ड का बुलियन जो होता है, जो रॉ गोल्ड होता है, उसमें इन्वेस्ट करें। ज्वेलरी में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस से ही आपके सारा फ़ायदा गायब हो जा रहा है। दूसरा जो पॉपुलर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का इंडिया में, वो है रियल एस्टेट। हर किसी की ख्वाब होता है कि एक घर खरीद ले, और कई लोगों का ख्वाब होता है कि 15 घर खरीद ले, उनको किराए पर रख ले। मैं पर्सनली रियल एस्टेट का फ़ैन नहीं हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ऐसा घर होना चाहिए, एक ऐसा रियल एस्टेट होना चाहिए जिसको आप खरीदें और उसमें आप रहें, तो ही आपको फ़ायदा है। अगर आप किराए के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई घर लेते हैं तो आपको नुकसान ही है उसमें, और वो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि रियल एस्टेट लिक्विड नहीं होता है, पूरा घर आपको एक साथ बेचना पड़ता है। जब बेचना होता है ऐसा नहीं है कि आप उसमें से बरामदा बेच दें या एक कमरा बेच दें, आपको पूरा घर बेचना होगा जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए रियल एस्टेट ऑप्शन है, बट मेरा फेवरेट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है जहाँ पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है शेयर्स।
अब शेयर में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी शेयर मार्केट में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, जो मुझे लगता है 99% टाइम नहीं होती है। तो फिर उसका अगला ऑप्शन क्या है? और ये ऑप्शन सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग ऑप्शन है, वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, जहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जिनको पता होता है शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है, कौन सी कंपनी अच्छा करने वाली है, और उसके बेसिस में वो पैसा लगाते हैं और उसके एवज में वो एक आपसे छोटा सा फीस चार्ज करते हैं, 1 से 2% के आसपास। ठीक है, तो ये है दूसरी चीज़ जो एक अच्छा पर्सनल फाइनेंस मैनेजर करता है। वो इन्वेस्टमेंट करता है अपने रिटायरमेंट के लिए और अपने बाकी लाइफ गोल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट करके उनके लिए पैसा तैयार करता है। जो तीसरी चीज़ एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर करता है दोस्तों, वो ये है कि वो अपने लोन्स को मिनिमाइज रखता है और किसी भी हाल में उसकी जो EMI है, जो भी उसकी लाइबिलिटी है पर मंथ, उसको वो अपनी मंथली इन हैंड सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं होने देता। यानी कि अगर किसी की सैलरी हाथ में 50,000 रुपये महीना आती है तो वो लोन सिर्फ 15,000 के आसपास की EMI का ही लेता है, उससे ज़्यादा का लोन वो नहीं लेता है, क्योंकि उसको अपनी लाइबिलिटीज़ मिनिमाइज रखनी होती है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है दोस्तों, हाउस लोन पे। अगर आप उसी घर पे रह रहे हैं जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं और आपको मोस्ट लाइकली इमीडिएट या अगले 3-4 महीने में पोजीशन मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये 30% को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? जितना आपका रेंट कम हो जाएगा आपके खर्चों में से। और दोस्तों आखिरी चीज़ जो एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर करता है वो है कि वो अपने स्पेंस को कंट्रोल करता है। किसी भी हाल में, चाहे वो कितना भी कमाता हो, उसके महीने के जो खर्चे हैं, रिकरिंग खर्चे हैं, चाहे वो उसका घर का किराया हो, चाहे उसका खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे कुछ भी हो, उसको वो अपनी इन हैंड सैलरी का 50% से ज़्यादा नहीं होने देता और मंथ बाय मंथ इसको कम करने की भी कोशिश करता है। कंजूस नहीं बनता है, प्लीज़ कंजूस मत समझिएगा इस इंसान को, बट वो कंट्रोल तरीके से खर्चे करता है। वो सबसे पहले अपने आप को इमरजेंसीज़ के लिए तैयार करता है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है अपने रिटायरमेंट के लिए और अपने गोल्स के लिए अलग अलग ड्यूरेशन के, उसके बाद वो लिमिट करता है अपनी EMIs को मैक्सिमम 30% ऑफ टेक होम सैलरी के, और लास्ट में वो अपने स्पेंस को लिमिट करता है 50% ऑफ जो भी उनकी सैलरी है उस पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलिए फिर मिलते हैं।